देखिए, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हो, कल जो है 25 तारीख को भारत बंद के ऐलान की कॉल दी गई है, देश भर के तमाम राजनीतिक संगठन और जो सामाजिक संगठन है सबने कॉल दिया। आप लोगों की कितनी तैयारी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की कितनी तैयारी है और आपकी क्या इस कॉल के जरिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और हम तमाम लोग, हमसे जुड़े हुए जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सब इस कॉल के साथ में हैं, इस भारत बंद के आंदोलन के साथ में हैं। और बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि माननीय मोदी जी के माध्यम से जो मोदी सरकार ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने बेच दिया, तराजू लेके तराजू की भी जरूरत नहीं, बिना तराजू के ही पूरा देश उन्होंने बेच दिया, अपने यारों के हवाले कर दिया। एक किसान और किसान की जमीन बची हुई थी, आखिर में उन्होंने उसे भी बेच दिया। और केवल यही नहीं है, ये जो किसानों को उन्होंने बेचा है, किसानों की जमीन को, अपने यारों को, कॉरपोरेट्स को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को जो बेचने की पूरी उन्होंने सब कुछ तैयारी कर दी, बेच दिया है। उस स्थिति में ये जो कॉल करनी पड़ रही है वो एक बहुत गंभीर परिस्थिति की तरफ इशारा कर रही है। ऐसी महामारी में जिस समय लगभग 1 लाख जो संक्रमित मामले हैं कोरोना के और 1100-1200 मौत रोजाना हो रही हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से, जो सरकारी आंकड़े जिनका पता ही नहीं है उनके हिसाब से क्या स्थिति होगी आप इसका तो अंदाजा लगा ही नहीं सकते। पर फिर भी सरकारी आंकड़े लगा लें, उस सब के बावजूद भी जब लाखों लोग संक्रमित प्रतिदिन हो रहे हैं, 1100-1200 मौतें हो रही है, उस दौरान अगर किसानों को, किसान संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, जागरूक सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक पार्टियों को भारत बंद की कॉल देनी पड़ रही है, तो परिस्थिति की गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह तभी है कि जब सब कुछ खत्म हो चुका है, उसी के बाद ये सब लोग जागने की कोशिश कर। किसानों को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए सड़कों पर उतर नहीं। देखिए, अगर रास्ता होता तो निश्चित रूप से कोई और रास्ता अपनाया जाता, लेकिन कौन सा रास्ता? इस सरकार ने ये बिल लाने से पहले जब ये अध्यादेश लाए थे तब नहीं पूछा, अध्यादेश के बाद में अब जब ये संसद में बिल लाए उन्होंने तब नहीं किसानों से पूछा। किसान आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर, किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर, उस सबके बावजूद भी इन्होंने नहीं पूछा, तो माना क्या जाए? राजनीतिक दल, आप देखिए कि राजनीतिक दलों ने विशेषकर राज्यसभा में किस जबरदस्त तरीके से उसका विरोध किया और वो चाहते थे कि वहां पर वोटिंग हो, लेकिन सरकार ने वोटिंग नहीं कराई और जिस हपड़ दपड़ में और एक जिस तानाशाही के माध्यम से सरकार ने ये बिल पास कराए, और केवल यही बिल नहीं, जो औद्योगिक नीति से जुड़े हुए जो बिल हैं, औद्योगिक जिसमें एक मुख्य रूप से बिल यह है कि जिन औद्योगिक इकाइयों में 300 तक जो लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, अब उन औद्योगिक इकाइयों को, उनके मालिकों को पूरी छूट दे दी गई है कि वो जैसे चाहे, जब चाहे, जितनी चाहे छटनी कर दे, उसमें कोई हड़ताल नहीं हो सकती। हड़ताल के पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मजदूरों के, श्रमिकों के सारे अधिकार सब खत्म कर दिए। और ये आप इस तरह से तानाशाही देख लें। सुधार बता रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। नहीं, अगर सुधार है, चलिए आप हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर सुधार हैं तो ये जो सुधार हैं इनका विरोध आरएसएस के दोनों संगठन क्यों कर रहे हैं? आरएसएस का भारतीय किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? अगर ये सब कुछ सुधार है तो वो क्यों कह रहे हैं कि जिस हपड़ दपड़ में सब कुछ किया गया, जिस तानाशाही से किया गया है, तो उसे कैसे माना जाएगा सुधार है? तो क्या आप कह रहे हैं कि सरकार बेलगाम हो गई, जो अपने जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी नहीं सुन रही है? नहीं, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से बेलगाम है, सरकार पूरी तरह से तानाशाही पे उतरी हुई है। सरकार देश के किसी भी व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं है और इस तरह से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि कोई थाने में पुलिस वाला भी इस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से सरकार काम कर रही है। तो सारी सीमाएं उसने तोड़ दी है। आखिर ये लोकतंत्र है। चलिए, मैं मानता हूं लोकतंत्र आपने लगभग खत्म ही कर दिया है, आपने संविधान को खत्म ही कर दिया, पर फिर भी आप सरकार में हैं, आप लोगों के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा आने की बात कर रहे हैं। आपको जो है 22 करोड़ से ज्यादा वोट भी 2019 के चुनाव में मिली है, तो क्या आप लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है? बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। उस स्थिति में भी कि जब आपका विरोध न केवल मजदूर कर रहे हैं, आप इस देश के छात्र कर रहे हैं, इस देश के नौजवान बेरोजगार
बेरोजगार नौजवान कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तो कर ही रहे हैं। आप मतलब कुछ भी आपने सारी सीमा तोड़ रखी है। संसद में जिस तरह से आपने किया, राज्यसभा में कल 14 बिल आपने पास करा लिए, विपक्ष है नहीं और आपने बिल पास करा लिए। मतलब ये जो जिस तरह की तानाशाही हो रही है, इसे क्या कहेंगे आप? मतलब आपके मन में आज आपके पास में जो जी तानाशाही कहेंगे या बेशर्मी? नहीं, बेशर्मी और नंगपना, तानाशाही और अन्याय और अत्याचार जिस तरह से भी हो सकता है वो सब कुछ सरकार कर रही है। आप कुछ भी शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नहीं देखा, मैंने क्या दुनिया में शायद ऐसा कभी हुआ होगा जिस तरह की तानाशाही ये की जा रही है। राष्ट्रपति महोदय से मिलकर आए? नहीं, राष्ट्रपति तो गुलाम है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति गुलाम है। राष्ट्रपति तो मोदी ने अगर फोन कर दिया तो राष्ट्रपति तो सोते सोते उठ जाएगा। राष्ट्रपति की तो ये हालत है, कुछ नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति से मिलना निश्चित रूप से मैं मानता हूं लोकतंत्र में एक संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन राष्ट्रपति जी का रोल क्या है? कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति जी तो जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो करेंगे। हाँ, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर चाहें तो बिल साइन करने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, राष्ट्रपति वहां पे अड़ंगा लगा सकते हैं अगर चाहे तो, पर ऐसा तो कुछ नहीं करे राष्ट्रपति। तो खेती किसानी का जो मुद्दा है, पूरा देश इसको लेकर एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर एक बोर्ड लग गया है पंजाब के मोगा में, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। तो आप कैसे देख रहे हो अब खेती किसानी पर भी अडानी अंबानी का जो कब्जा है, उसको आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए अरुण जी, ये कहने की बात नहीं है, ये तो आप शुरू से देख रहे हैं। इस सरकार ने ये यूं कहें कि मोदी जी ने शुरू से इन्हीं 2-3 लोगों के लिए काम किया है। अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, इन्हीं के लिए काम किया है, चाहे एसएल ग्रुप हो, सिर्फ इनके लिए काम किया है। तो अडानी का तो ये लगेगा सारे पोर्ट उसी को बेचे जा रहे हैं, यानी बंदरगाह उसको बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे उसी को बेचे जा रहे हैं, अब रेलवे भी उसी को बेची जा रही है। और ये एग्रो जमीन वगैरह और कोयले की खदानें वगैरह जो वो जो है आपके जो आदिवासी हैं उन क्षेत्रों में जगह मतलब मीलों एकड़ जो जमीन है वो उसको बेची जा रही है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं अंबानी अडानी के हाथ में ये पूरा देश जा रहा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। हाँ, मैं समझता हूं कि देश की जनता को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवान छात्रों को, बेरोजगारों को ये चीज समझनी चाहिए कि ये देश अंबानी, अडानी, मोदी और ये मोहन भागवत या इसका ही नहीं, अमित शाह का, ये देश सबका है। और अगर ये देश को बर्बाद करने पर तुले हैं तो देश को बचाने वाले लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा, और इसीलिए बंद की कॉल दी जा रही है। आप लोगों की तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस आंदोलन को, कल के भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। अभी सर, क्योंकि देखा जा रहा है पूरे देश भर में किसान आंदोलन हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। अभी पीपली कांड आपने देखा, हरियाणा के अंदर जिस तरीके किसानों को मारा पीटा गया, किसान हितैषी सरकार बताई जा रही है। वहां पे तो कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की सरकार है, वो कह रहे हैं हम तो देवीलाल की विरासत को संभाल रहे हैं। कैसे आप मुझे आप ये बताइए अरुण जी कि अगर किसान जो मतलब समर्थक ही वो है सरकार है या किसानों के हित की बात करने वाली सरकार है, तो किसानों पे लाठी क्यों चलवा रही है? किसानों को बंद क्यों कर रही है? क्यों पिटवा रही है? उनकी टांगे हाथ क्यों तोड़वा रही है? आप सब देख रहे हैं जिस तरह से हाल कर रखा है। अगर सरकार को, चलो मान भी रही है, कोई भी बात है, क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जो किसान जो है सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार उनसे जाके मिले, सरकार का प्रतिनिधिमंडल जाके मिले? और सबसे ज्यादा जब मोदी जी कहते हैं कि मैं तो किसानी को सारा जानता हूं, किस तरह से सारा कुछ है, तो क्या प्रधानमंत्री को मिलने में किसानों से दिक्कत है? क्या बात है किसान से नहीं मिल रहे? बात सिंपल ये है कि नाम किसानों का लेना है और सब कुछ इस देश का अपने यारों के हवाले कर देना है। अभी सर हकीकत ये है, देखा गया कि जो अकाली दल है उन्होंने इस्तीफा दिया। उधर जो जेडीयू है, बिहार में चुनाव भी होने वाला है, जेडीयू भी कह रहा है कि हम किसानों की मांगों के साथ है। अब वो भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन ये जो विरोध है, क्या इसका कोई सकारात्मक नतीजा आपको दिखाई देता है, या फिर सिर्फ कहने के लिए विरोध है, बिल पास नहीं है लेकिन अब विरोध कर रही है जेडीयू? उसका क्या मतलब है? देखिए, जेडीयू के विरोध करने का तो आपको दोगली नीति नजर आ रही है। अगर जेडीयू को विरोध करना था तो इसमें जो है विपक्ष के साथ में खड़ा होना था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और उसके अगेंस्ट में वोट देना था। ऐसा हुआ तो नहीं।
जेडीयू ने ये तो किया नहीं, और अब बिल जब पास हो चुके हैं उसके बाद में विरोध दिखा रहे हैं, तो उसका सिंपल सा ये है कि क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए जेडीयू ये सब कुछ दिखा रहा है, ये सब कुछ कर रहा है कि हम तो किसानों के साथ में। अरे अगर तुम किसानों के साथ में होते तो किसानों के साथ में शुरू से होते, ये भी सब कुछ होने के बाद में किसानों के साथ दिखाने का मतलब क्या है। और रही बात ये कि जो ये विपक्ष जो आपके जो जिन्होंने बताया कि अकाली दल वगैरह ये सब आ रहे हैं, अकाली दल का मैं मानता हूं कि अकाली दल आया है और विरोध में किया, उन्होंने वोटिंग भी विरोध में की है, लेकिन अकाली दल को भी उस समय ये काम करना चाहिए था, उस समय साथ में आना चाहिए था जिस समय ये केवल अध्यादेश बनाए गए थे। लेकिन उस समय जिस समय अध्यादेश बनाए गए उस समय सब लोग साथ में थे, उनको तभी विरोध करना चाहिए था, विपक्ष को इकट्ठा करना चाहिए था, ये हुआ नहीं। रही बात ये कि केवल विरोध करने के लिए मैं मानता हूं कि जो किसान संगठन हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, हमारे जैसे लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो केवल विरोध करने के लिए नहीं है, वो ईमानदारी से इस आंदोलन में सरकार का पूरी मजबूती से विरोध करने के लिए उतरे हैं। और मैं मानता हूं कि यह विरोध तब तक चलेगा या तब तक चलना चाहिए जब तक सरकार इन विधेयकों को वापस न ले ले, जो कानून बनाया इनको वापस न ले ले। एक चीज और, आपके इस सवाल से पहले, आप कह रहे हैं कि अब बिल तो बन गया, बिल तो बनते रहते हैं, विधेयक तो बनते रहते हैं, कानून तो बनते रहते हैं, लेकिन संसद को पावर है कि किसी भी कानून को कभी भी संसद चाहे उसे खत्म कर सकती है, उसे रिपील कर सकती है, कभी भी उसे खत्म कर सकती है, संसद पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सरकार के इरादे बड़े मजबूत बताए जा रहे हैं, पीछे सरकार के इरादे, सुन लीजिए सर, तो सरकार के इरादे बड़े मजबूत बताए जा रहे हैं कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, 56 इंची वाली सरकार है। लेकिन देखा गया इससे पहले यूपीए सरकार और बाकी सरकारों में भी जो है खूब बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन एक बातचीत का जो रास्ता था वो हमेशा खुला रहता था। अभी ये सरकार खुद ही कह रही है तो बहुत अच्छा बिल है, किसानों के हित में है, तो फिर किसानों से बातचीत के लिए तो लग रहा है कि सरकार तैयार नहीं, क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं बिल में। नहीं, मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं सरकार से, एक बात और पूछना चाहता हूं आपके माध्यम, ये बिल इतना बढ़िया अगर आप है जैसा आप कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, किसानों को बुला के आप सबसे बात क्यों नहीं करते? आप बुलाइए ना सबको, आप एक ऐसी जगह पूरे देश के किसानों को बुलाइए आप कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं सीधे सीधे बात करिए, प्रधानमंत्री सीधे बात करें, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री 5 मंत्रियों को भेजकर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों लाइव आके 17 मिनट के लिए केवल किसानों के ऊपर ये बोल रहे हैं? और प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा? गुमराह विपक्ष नहीं कर रहा, गुमराह खुद प्रधानमंत्री इसको कर रहे हैं। और रही देखिए झूठ बोलने की प्रधानमंत्री की आदत जो है, अगर वो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये बात जो है कि भाई इनको जो है कहीं भी बेचने का वो मिलेगा किसानों को, ये पिछले 10-15 साल से ऑलरेडी है कि किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच सकता है। लेकिन जब 85% किसान अगर प्रधानमंत्री की बात को सच मान लें तो 85% किसान अगर मजदूर है, गरीब है, सीमांत किसान है, जिसके पास में 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है, वो कहां जाके बेचेगा? मोटी बात ये भी है, जो सब्जी वाला किसान है वो अपनी सब्जी को महाराष्ट्र बेचेगा क्या? पता नहीं, मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि सब्जी वाला वहां बेचेगा, कहां बेचेगा जाके? वो तो जितने करीब से करीब होगा वहां बेचेगा, उसके अलावा उसके जाने का मतलब ही नहीं है, उसका कोई तुक ही नहीं बनती है। तो ये जो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को कहने से पहले सोचना चाहिए, और प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए। अफसोस प्रधानमंत्री झूठ बोलने से पहले जरा भी सोचते नहीं हैं। एक बात, दूध वाला, सब्जी वाला है, दूध वाला, मैं और बताता हूं आपको, प्रधानमंत्री जिस तरह से लेके ये आ रहे हैं, ये जो बड़े बड़े जो देश हैं, विकसित देश हैं, उनकी तर्ज पर लेके आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को जरा सा एक बार वो जो उनकी टीम है पूरी, जो उन्हें ब्रीफ करती है कुछ भी, उस सारे लोगों को, प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि अमेरिका में ये प्रणाली जिसे आप लेके आ रहे हो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यही नहीं, इस देश में बिहार जहां पे अब चुनाव हो रहा है, बिहार वालों को जाके जवाब दे दें कि बिहार में ये प्रणाली जो हुई है उसके बाद से बिहार के जो किसान है उनकी जो फसल है उसकी कीमत लगभग आधी हो गई है। और बिहार का किसान यहां बेचने आएगा, पंजाब में बेचने आएगा क्या? हरियाणा में बेचने आएगा कि 1500-2000 किलोमीटर? नहीं आ सकता, संभव नहीं है। छोटा किसान है, कहां जाएगा? पास के पास में बेचेगा। और जो चीजें बताई जा रही हैं ये केवल और केवल किसान को उसकी जमीन पर मजदूर और गुलाम बनाने की साजिश के तहत अपने कॉरपोरेट यारों को किसानों की जमीन बेचने का और उनके हाथों में सौंप देने का पूरा षड्यंत्र है। इसमें सर एक जो सबसे बड़ी जो मांग है वो ये है विपक्ष और किसान संगठनों की कि जो एमएसपी है, अगर उससे नीचे कोई खरीदता है तो आप उसको दंड के दायरे में लेकर आइए। ये बहुत सही मांग है। हाँ। ये बिल्कुल देखिए, हम भी कह रहे हैं और सब किसान जो है सारे यही इसी बात को कह रहे हैं। आपने जो तीनों कानून हैं आप उनमें प्रावधान कर दीजिए कि
किसान की जो फसल है, जो 23 फसलों के दाम किसान एमएसपी के दायरे में लेके आई हुई है, लेकिन अमूमन जो देखा गया वो दाम जो एमएसपी में है वो मुश्किल से 2-3 फसलों के ही दिए जाते हैं। कहने को कुछ भी कही जाए, एक गेहूं का और एक धान का, और किसी का एमएसपी वगैरह अधिक दिया नहीं जाता है। तो जो 23 फसलें हैं, उन 23 फसलों का जो एमएसपी का दाम है, किसान वो 2 चीज निश्चित कर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं केवल उस बात से सहमत नहीं हूं कि उसको जो निश्चित कर दे कि एमएसपी नहीं मिलेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। एक चीज और, एमएसपी भी जो स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एक्चुअल में C2 है, जिसमें लागत के साथ साथ किसान की मेहनत भी शामिल है, उस पर जो 50% बढ़ाकर जो एमएसपी है वो आप फिक्स कर दीजिए। और उसके बाद में अगर कोई भी खरीदता, कहीं भी खरीदता है, खरीदने दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं वैसे करने दीजिए। लेकिन उस एमएसपी से नीचे अगर कोई भी खरीदेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। उसमें सजा का प्रावधान रखिए, उसमें जो है आर्थिक दंड का प्रावधान रखिए, और आप इसको उसमें लिख दीजिए, कानून में लिख दीजिए। ऐसे ही जैसे पास कराया अमेंडमेंट करके, ऐसे ही पास करा दीजिए, ऐसे ही इस कानून को सुनिश्चित करवा दीजिए। उसके बाद आपको जो करना करिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अब तो किसान अपने आप खुद तय करेगा, अपनी जो फसल का जो पैसा है वो खुद तय करेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा बेचना है, किसान मालिक बन गया है, तो इससे किसान को फायदा होगा। ऐसा करते हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि मोदी जी को कहते हैं कि सब ये थोड़ी देर के लिए छोड़ो, झोला उठा के चलो, और किसान जो है ना, जो अपनी जमीन बेच रहा, उसके साथ बुग्गी भैंसा में बैठ के आओ और यूं कि भैया तू अपनी फसल के जो दाम मांगने मांग, और चुपचाप आप बैठे रहो, देखते रहो तमाशा, दाढ़ी वाड़ी लगा के, ताकि आपको लोग पहचान ना पाए, और जाके मंडी में देखो। ये इस देश को गुमराह करने का सबसे भयानक षड्यंत्र प्रधानमंत्री का है। जो मजदूर है, जो किसान बहुत ही कमजोर है, जो किसी हालत में अपनी फसल को रोक नहीं सकता, जिसके पास भंडारण की कोई सुविधा नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, कोई उसकी स्थिति नहीं है, वो किसान, उसकी मजबूरी है कि उसे बेचना पड़ेगा। और अपनी शर्तों पर बेचने की जहां बात आएगी, उसकी फसल कभी नहीं बिकेगी और वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और अगर इस तरह से हुआ तो जो आत्महत्याओं का सिलसिला आज है, आत्महत्या उससे कई गुना बढ़ जाएंगे। किसान अपनी मर्जी पर कभी नहीं बेच सकता, क्योंकि उसकी क्षमता भंडारण की नहीं है। इस सच्चाई को समझना निहायत जरूरी है। अफसोस प्रधानमंत्री किसी सच्चाई को, प्रधानमंत्री वो भंडारण की जो छूट दी गई है वो व्यापारियों के लिए दी गई है। और यही तो मैं कह रहा हूं, व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के तो यार हैं प्रधानमंत्री, और इसीलिए उनको छूट दी गई है, और इसीलिए कालाबाजारी बढ़ेगी। कालाबाजारी बढ़ेगी तो इसका असर हर किसी पर पड़ेगा। जो चीज आज खरीदी जाएगी वो 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने दामों में कल बेची जाएगी। उसकी कीमत बढ़ाकर, माल को दबाकर कीमत बढ़ाकर वो बेची जाएगी, और उसका रास्ता किसी पास सरकार के पास नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि गरीबों का शोषण और अमीरों का पोषण। बिल्कुल सही कहा। अगर बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए, इसे लयबद्ध करके कविता के रूप में कहा जाए तो बिल्कुल सही है कि ये जो बिल आए हैं, इनके माध्यम से किसानों का शोषण और अमीरों का पोषण होगा। बिल्कुल सही है। थैंक यू सर।